आज हम लोग कोहल वर्ग का सिद्धांत देखेंगे नैतिकता का। तो आइए शुरू करते हैं कोहल वर्ग का नैतिकता का सिद्धांत या कोहल वर्ग का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, कोहल वर्ग का अगर पूरा नाम की बात करें तो लॉरेंस कोहल वर्ग है और इनका जो कार्य देखा जाए तो 1927 से और 1987 यानी जन्म हुआ था 1927 में और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। कोहल वर्ग जनरली ये रहने वाले थे कहाँ के? अमेरिका के। और इन्होंने अपना शोध कार्य जो किया था शिकागो यूनिवर्सिटी में ना, शिकागो में किए थे और एक अच्छे परिवार से ये बिलोंग करते थे और एक इंजीनियर के रूप में ये काम किए। 1948 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये जो काम किए थे 1948 में 19 यानी और 1958 में डॉक्टरेट की उपाधि लिए और 1987 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये सुसाइड करके मर गए। इतने अच्छे इतने महान व्यक्ति, पता न क्या हुआ, इन्होंने आत्महत्या कर लिया। लेकिन इन्होंने जो काम करके गए वह बहुत ही क्या है, अभी भी अच्छा है समाज के लिए। देखिए कोहल वर्ग जो है से जीन पियाजे से प्रभावित थे और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञान से रिलेटेड उन्होंने सिद्धांत को क्या किया, आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इनके जो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है, हम शुरुआत करते हैं यहाँ से इनके सिद्धांत। तो सबसे पहले चूंकि इनके सिद्धांत को कोहल वर्ग का नैतिकता का सिद्धांत कहा जाता है, तो सबसे पहले हम लोग नैतिक समझते हैं कि मोरल या नैतिक होता क्या है ना, या आप कह सकते हैं मोरालिटी बोले तो नैतिकता। नैतिकता क्या है? तो जो राइट और रॉन्ग है, यानी सही और गलत, तो सही और गलत की जो पहचान कराता है वही क्या है? नैतिकता है, मोरालिटी। और लेकिन सही और गलत की पहचान होती है तो कहां से होती है? आपके समाज, जिस समाज में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहां के अनुसार होती है। मान लीजिए कि आपके समाज में सुबह उठकर पूजा करना अच्छा माना जाता होगा, लेकिन कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह उठकर पूजा करने को खराब कहा जाता होगा, तो उसके लिए वो नैतिकता नहीं होगा। लेकिन यहाँ सुबह उठकर पूजा करना क्या कहलाएगा? नैतिकता होगा, यही ना। तो नैतिकता है क्या? एक लाइन में कहा जाए तो हम कह सकते हैं नैतिकता के बारे में कि समाज द्वारा निर्धारित, यानी समाज द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चलना ही क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। बस इतना आसान परिभाषा है कि समाज द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चलना क्या है? नैतिकता माना जाता है। देखो नैतिकता का जो परिभाषा है वह समाज पर डिपेंड है, समाज के द्वारा निर्धारित नियम पर डिपेंड है। नैतिकता जगह जगह पे बदल सकती है, नहीं, आप जैसे वातावरण में रहेंगे वैसा नैतिकता की परिभाषा आएगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि समाज द्वारा ही निर्धारित होगा। जिस समाज में रहते हैं पहले उसको क्या कर लेना चाहिए, हम लोग को देख लेना चाहिए, नियम कानून को जान लेना चाहिए। अब एक बात और बताइए, ये तो नैतिकता है, लेकिन नैतिक विकास क्या होता है? अगर पूछे आपसे कि नैतिक विकास किसे कहते हैं, नहीं तो सिंपल समझिएगा कि उचित या अनुचित व्यवहारों को देखकर उसी के अनुरूप किए गए आचरण की क्षमता को नैतिक विकास कहा जाता है। क्या है उचित और क्या है अनुचित, और उसको व्यवहार को देखकर और उसके अनुरूप जब हम लोग आचरण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नैतिक। अच्छा मान लीजिए कि आप लोग स्टूडेंट हैं या टीचर बनने वाले भाभी,
तो आपके अंदर एक शिक्षक का गुण होना चाहिए, और वह कैसा आपके व्यवहार से दिखना चाहिए, उचित और अनुचित व्यवहार से दिखना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप शिक्षक बन गए तो आप वहां पे जाकर कुछ भी बोलने लगेगा, या आपस में भी बात कीजिएगा, दो शिक्षक आपस में बात करें तो मर्यादा पूर्ण करेगा कि कुछ भी बोल देगा बोलने का। हाँ, अब क्या कि चीजें हैं तो बोली जाती है, तो क्या हर चीज तो सबके सामने नहीं बोल सकते हम लोग, तो उसका एक मर्यादा है। तो उचित और अनुचित दोनों ध्यान रखना है, उचित और अनुचित। उचित और अनुचित व्यवहारों को देखकर नहीं, और क्या करते हैं उसी के अनुरूप जब आप क्या करते हैं आचरण करते हैं, आचरण की जो क्षमता दिखाते हैं, वह आपका नैतिक विकास है। यानी आपका जो व्यवहार होना चाहिए कैसा होना चाहिए, उचित और अनुचित के अनुसार आपका व्यवहार होना चाहिए। उचित के समय उचित व्यवहार, अनुचित के समय अनुचित व्यवहार आपके आचरण से झलकना चाहिए, तो इसी को नैतिक विकास कहते हैं। यानी उचित या अनुचित व्यवहारों को देखकर उसी के अनुरूप किए गए आचरण की क्षमता को नैतिक विकास कहते हैं। नैतिक विकास कहते हैं। समझ में आ गया होगा नैतिकता क्या है। अब आपसे पूछा जाए कि कोहलबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में। उन्होंने जो कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए थे, शिकागो से 1948 में। और उन्होंने कौन से सिद्धांत दिया, तो जीन पियाजे के बुक को उन्होंने पढ़ा और उसी को क्या किए थे, या जीन पियाजे से प्रभावित थे और इन्होंने जीन पियाजे के ही सिद्धांत को आगे बढ़ाया। जहां जीन पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब वो कहते हैं कि बच्चा खुद पहल करता है और खुद ही अपने ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। वहां पे कोहलबर्ग क्या कहते हैं, नैतिकता की बात करते हैं कि बच्चा जो होता है वह सही और गलत समाज द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चलना ही क्या है, नैतिकता होती है। नैतिकता और नैतिक विकास क्या है, तो उचित या अनुचित व्यवहारों को देखकर उसी के अनुरूप किए गए आचरण की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक विकास कहते हैं। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि बच्चा जो है से इसके पास मोरालिटी नहीं, नैतिकता नहीं, इसका मतलब क्या है, उसके व्यवहार से वो नहीं दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे कोई आया और आप भी उसके सामने आकर बोलना शुरू कर देते, इसका मतलब है कि आपके पास नैतिकता नहीं, आपके पास आचरण नहीं। आपका यह कर्तव्य है कि दो बातचीत करे तो वहां पे भी ना जाए, अलग ही रहे अपना क्या, और जब तक राय नहीं मांगी जाती है तब तक राय भी देना किसी को अच्छा। मान लीजिए दो व्यक्ति बात कर रहा है, तो क्या वो बात कर रहा है, आप जानते हैं हर चीज, तो क्या आप बीच में आके बोलना शुरू कर दें, बिल्कुल चुप रहेंगे, ठीक है। अगर पूछता है तो बताएंगे, नहीं पूछता है तो हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। करेक्ट है। तो ये है आपका नैतिक विकास। और अब एक सवाल आपसे उठता है, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कोहलबर्ग ने नैतिकता का जो सिद्धांत दिया उसमें हम लोग जानते हैं नैतिकता का आखिर अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का अर्थ। अभी आपने नैतिकता के बारे में क्या जाना कि जो सही और गलत ना, या उचित या अनुचित व्यवहार को क्या करता है, बताता है, वही क्या है, हमारी नैतिकता है। अच्छा, नैतिकता के अर्थ की बात करते हैं। अच्छा, आप ही बताइए, क्या नैतिक व्यवहार जन्मजात होता है? नहीं, ये तो समाज में, क्योंकि यह तो समाज के द्वारा ना पता चलता है कि नियम क्या है। तो नैतिक व्यवहार जो होती है जन्मजात नहीं होता है, नहीं। जब बच्चा समाज में आएगा, उसके नियमों से परिचित होगा, तभी उसको उचित और अनुचित का पता चलेगा। दूसरा, अच्छा, नैतिकता को कहां से सीखी जाती है? तो नैतिकता को सामाजिक परिवेश से ना सीखा या
अर्जित किया जाता है। सीखना और अर्जित करना में क्या अंतर है, बता सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज को देखकर जो आप उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, सीखना है, और उसी को हम अर्जित भी कहते हैं। अर्जित भी क्या है? अर्जन करना। अर्जन माने क्या? किसी से हम लोग सीखते हैं, वही ना अर्जन है। यानी दोनों एक तरीके से क्या है? एक ही है। सीखना भी हम लोग, देखिए, सीखना कैसे भी हो सकता है। सीखना क्या जन्मजात प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया जन्म से पहले से हो जाती है कि जन्म के बाद से होती है? जन्म के बाद से होती है। और कोई भी चीज को जो हम अर्जित करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, प्राप्त करते हैं, वह भी बाद ही करते हैं, जैसा माहौल होता है ना। अच्छा, बालक जो होता है सर्वप्रथम किस रूप में नैतिक विकास करता है? तो बालक का जो नैतिक विकास होता है, बालक का जो नैतिक विकास होता है, औपचारिक तरीके से होता है कि अनौपचारिक तरीके से होता है? औपचारिक है जिसमें नियम कानून है। एक कह सकते हैं कि सजने धजने की जरूरत है। अनौपचारिक क्या है? ऐसे जैसे घर पर हम लोग रहते हैं तो चाहे जैसे भी रह जाते हैं, अनौपचारिक में आ जाते हैं। नहीं, जैसे दोस्त, जैसे घर पर हम लोग हैं, घर पर अगर है तो हम लोगों को जिस ड्रेस में वैसे ही रहते हैं। हाँ, लेकिन अगर घर पर भी बाहरी लोग आ जाते थे, क्या उसी ड्रेस में आप सामने आते हैं? माने फिर उसके बाद अपना एक ड्रेस लगा लेते हैं। इसीलिए ना कहा जाता है किसी भी घर पर किसी के जाते हैं तो डायरेक्ट अंदर प्रवेश करना चाहिए क्या? नहीं। या घर के भी लोगों का कर्तव्य है कि वो क्या करें? अपने गेट उट को लॉक रखें, क्योंकि बाहरी, क्योंकि आप किस अवस्था में कैसे किसी को पता है क्या? कोई भी हो, आपके घर के बगल वाला भी क्या आपके घर में डायरेक्ट एंट्री मार सकता है? नहीं, क्योंकि और एक कर्तव्य कहता है, क्योंकि वह किसी भी हालात में हो सकता है, उसका घर है अपना। तो जब आप आवाज देकर जाते हैं तो वो अपना क्या हो जाता है? सिस्टम में आ जाता है। नहीं, तो सर्वप्रथम बालक का नैतिक विकास जो होता है वह सर्वप्रथम किस रूप में होता है? अनौपचारिक रूप से होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सीखना भी जो होता है कैसे होता है? अनौपचारिक रूप से होता है। अच्छा, जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह न तो नैतिक होता है, नैतिक होता है, और न ही अनैतिक, क्योंकि नैतिक और अनैतिक तो सामाजिक रूल के अनुसार आते हैं। नहीं, इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया जो होती है उसमें सबसे ज्यादा भूमिका जो निभाती है वो कौन निभाती है? समाज, वातावरण निभाती है। नहीं, ये तो नैतिकता का अर्थ है। अच्छा, कोहलबर्ग ने जब नैतिकता का सिद्धांत दिया, नहीं, तो उन्होंने इसकी शुरुआत किया विभिन्न कौन चीज से? कहानियों के माध्यम से। और उस कहानी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारे दुविधा उत्पन्न किए, और उन्होंने बच्चों से राय मांगा, और उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया? आगे की बात की। और कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वह आपको पता होगा कि उन्होंने कितने वर्ष के बच्चों को रखा था? जनरली लिखा रहता है 16 से 20 वर्ष के बच्चे, 16 से 20 वर्ष तक के बच्चा। नहीं, यानी शुरू से लेकर, और 16 से 20 हो सकता है, यानी अंतिम सीमा या तो 16 है ना तो 20 तक रखा। वही बच्चे शामिल थे। कहां पे शामिल थे? इनके कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में। और इस बच्चे जो थे, ये सभी बच्चे कहां के थे? यूरोप के थे। हम लोग जो ऐसे पूर्वी है और सब पश्चिमी है, तो पश्चिमी सभ्यता वाले थे। कौन सभ्यता वाले थे? पश्चिमी। और ये जो प्रयोग बताया गया था ना, जो दुविधा उत्पन्न किया गया था, उसमें जो थे अधिकांश जो थे या लगभग सब जो था वो क्या शामिल थे? लड़के शामिल थे। नहीं, तो सबसे पहला कि इनके सिद्धांत पर यूरोप का प्रभाव दिखेगा,
और दूसरा कि लड़के, इस पर तर्क भी किया गया, लेकिन तर्क से पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे नहीं। और कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार इंटरव्यू प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के कुछ चरण होते हैं, कुछ स्तर होते नहीं, ठीक है। और ये सारे जो चरण हैं या स्तर हैं, नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से क्या है, अधिक परिपूर्ण होता है नहीं। तो एक बात समझ जाए, सबसे पहले इसको नोट करिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग, ध्यान दीजिएगा, जो कोहलबर्ग यूरोपियन मनोवैज्ञानिक थे, कोहलबर्ग अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, अमेरिकन, यूरोप में महाद्वीप कौन हो जाएगा, यूरोप ना होगा, ठीक है। तो रहने वाले हैं अमेरिका के। अमेरिका कौन से महादेश में पड़ेगा, चलिए अब देखिएगा, सॉरी यूरोप बोल रहे हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, ये जो उन्होंने नैतिकता के बारे में सिद्धांत दिए, किस प्रकार से दिए थे, तो कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग में छोटी कथाओं को उपस्थित करके उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के समाधान में प्रश्न पूछे। यानी बच्चों के सामने ये क्या करते थे, छोटी छोटी कहानी प्रस्तुत करते थे और बच्चे के मन पर एक नैतिक तर्कना या नैतिक दुविधा के माध्यम से प्रश्न पूछते थे उससे संबंधित। इनका जो सबसे प्रचलित है कहानी वो है हिंज। किसका है, हिंज। हिंज जो था एक यूरोप का रहने वाला व्यक्ति था, ठीक है। और हिंज की पत्नी थी, वह एक ऐसी बीमारी से ग्रसित थी जिसका कोई इलाज लाइलाज नहीं, मतलब उसकी मृत्यु कगार पर थी, यानी उसके बचने की कोई क्या थी, उपाय ही नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जो उसकी जान शायद बचा ले पत्नी का, और पत्नी से उसको बहुत प्रेम था, उसके लिए हर चीज करने के लिए तैयार था। वह एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के फार्मासिस्ट ने तभी की थी, उसी समय हुआ था खोज। और दवाई जो बना था उसका खर्चा बहुत था, और दवाई वाली जो दवा बनाने वाला था वह खर्च से 10 गुना ज्यादा पैसा मांगा था। जब डॉक्टर ने कहा कि एक ही फार्मा क्या है, सिस्ट है जो इस शहर में है, अगर और वह इस बीमारी का दवा बनाया है बहुत खर्चा करके, अगर वहां से तुम वो दवा ले लेते हो तो तुम्हारी पत्नी की जान बच जाएगी। तो जब वह जाता है दवा लेने के लिए तो वह हिंज से 10 गुना ज्यादा पैसे की मांग करता है, ठीक है। कौन, दवा दुकानदार, दवा बनाने वाला ना। लेकिन उसके पास कुछ ही पैसे थे, ठीक है। तो उसने उसके सामने गिड़गिड़ाया और कहा कि मैं पैसा धीरे धीरे चुकता कर दूंगा, ठीक है। फिर भी दवा वाले ने क्या कहा, देखो जब यहाँ पे दवाई दाम के वाले ने से जब कहा कि पत्नी मरने वाली है, उस दवाई को सस्ते में मुझे दे दो, तो वह उसके और बाकी पैसे वो बाद में दे देगा, लेकिन वह इस पर मानता नहीं है। वो कहता है कि मैंने दवाई खोजी है और मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उस दवा दुकान को क्या कर देता है, तोड़ देता है और चोरी करके अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। तो इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने क्या किया, कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने कुछ प्रस्तुत किए ना। क्या प्रस्तुत किए, यानी बच्चों के सामने नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना रखा। बच्चा इसी के अनुसार क्या किया, जवाब देने का प्रयास किया,
तो सबसे पहले आपने देखा कि हिंज जो व्यक्ति था यूरोप में अपनी पत्नी जो इसकी पत्नी थी क्या बहुत ऐसी बीमारी से ग्रसित थी जिससे मौत हो जाती, लेकिन पास के डॉक्टर ने कहा कि शहर में दवा है, जो फार्मासिस्ट है जो बनाया है अभी अभी हाल में, तुम उससे जाकर ले लो, लेकिन वह दवा से कीमत से 10 गुना ज्यादा, लागत से 10 गुना ज्यादा मांगता है। वो बहुत गिड़गिड़ाता है कि मेरी पत्नी बच जाएगी तो मैं तुम्हें पैसा लौटा दूंगा, लेकिन वह मानने से इनकार करता है। लास्ट में उसके सामने स्थिति एक ही था, या तो वह दवा को चुरा लेता या पत्नी को मरने देता। नहीं, तो उन्होंने क्या किया, दवा को चुरा लिया और पत्नी को बचा लिया। अब इसके लिए चाहे उसको जेल जाना पड़े, चाहे उसको सजा भुगतना पड़े, जान है तो जहान है। नहीं, तो अब क्या हुआ इसमें, अब उसके सामने यही ना परिस्थिति उत्पन्न हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, तो कोहलबर्ग ने इस पर एक उत्पन्न किया कहानी के माध्यम से, क्या, नैतिक दुविधा। क्या उत्पन्न कर दिया? नैतिक दुविधा क्या है पता है? दुविधा का मतलब होता है कि आपका सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें आप निर्णय लेने में असक्षम होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी का पत्नी है और माँ है, नहीं, और पत्नी कहती है कि मैं तीर्थ पर घूमने जाऊंगा और माँ कहती है कि मैं घर पर ही रहूंगा, तो उस आदमी के सामने स्थिति या तो पत्नी लेके घुमाने के लिए चले जाए या माँ के साथ सेवा करे। तो अब वह जो फैसला लेता है वही हमारे सामने, वो स्थिति जो हमारी उत्पन्न हो गई वो क्या है? नैतिक दुविधा। अब हमारे सामने यही स्थिति है कि या तो इस बार ज्वाइनिंग मिले तो ज्वाइन कर ले और न मिले तो छोड़ के दुकान खोल ले। ये क्या हमारे सामने एक परिस्थिति है, यही ना है हो। तो ये जो आपके सामने सही और गलत के भी सही, आपकी जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई उसमें सही निर्णय न ले पाना, नहीं, एक दुविधा में पड़ जाना। इसको छोड़ते हैं तो न रह पाएंगे, उधर भी छोड़ते हैं तो नहीं रह पाएंगे। एक तरफ जन्म देने वाली है, एक तरफ जीवन भर रहने वाली है, ऐसे ना है। तो ये जो आप फैसला लीजिएगा वही जो है आपका नैतिक दुविधा, यानी एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाना जिसमें आप क्या हो जाते हैं, सही और गलत के बारे में अंतर नहीं कर पाते हैं, या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें आप कुछ भी फैसला लेने से डरते हैं, यही ना, इसको मोरल डायलेमा कहा जाता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि नैतिक दुविधा किसे कहते, तो आप बताइएगा कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल होती है प्रक्रिया, उसी को हम कहते हैं नैतिक दुविधा। यानी आपके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाना जिसमें आपको निर्णय लेने में असमंजस उत्पन्न हो जाए, उलझन उत्पन्न हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं नैतिक दुविधा। जैसे जो हिंज महोदय थे उनके सामने क्या परिस्थिति हो गई थी, या तो वह चोरी करके अपने आप को जेल में पहुंच जाए पत्नी को बचाकर, दो ही स्थिति थी, या तो चोरी करेगा और पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ये उसके सामने क्या है? नैतिक दुविधा। तो हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो क्या होगा? तो उसकी बीवी क्या हो जाएगी? उसकी बीवी मर जाएगी। तो ये जो अब प्रक्रिया है, अब जो निर्णय लेने में जो यह प्रक्रिया शामिल हो गई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नैतिक
दुविधा। अब दूसरा चीज समझिए, नैतिक तर्कना क्या है। नाम से लगा कि तर्क, लॉजिक नहीं, यानी मोरल रीजनिंग। देखिएगा, मोरल रीजनिंग क्या है इसके बारे में समझिए। सही और गलत किसी एक को चुनना, सही और गलत में से किसी एक को चुनना ही क्या है? नैतिक तर्कना। नैतिक तर्कना, एक को चुनना। जैसे एग्जाम्पल के तहत देख सकते हो, हिंज ने चोरी को चुना, हिंज ने चोरी को चुना। अब दोनों में अंतर क्या है? नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा में। नैतिक तर्कना में सही गलत के बारे में निर्णय लेने में जो भी प्रक्रिया शामिल है, जो भी वह सोच रहा है, जो भी प्रक्रिया अपना रहा है, वो सब है नैतिक दुविधा। लेकिन सही गलत में से किसी एक को चुन जब लेगा तो वही हो जाएगा नैतिक तर्कना। तो इसको पहले नोट किया जाए। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने, एक बार देखते हैं पहले इसको, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने जो अपने विभिन्न प्रकार के परिस्थिति और कहानी के माध्यम से जो बच्चों के सामने एक स्थिति उत्पन्न किया और उसके अनुसार जो बच्चा अपना क्या करता है, नैतिक दुविधा या तर्कना को पेश करता है, तो उन्होंने इसमें बच्चों के लेवल जो है, स्तर को कितने भागों में बांटा? 3 भाग में, और प्रत्येक लेवल को 2-2 अवस्थाओं में बांटा, स्टेजेस में। टोटल जो स्टेज दिए 6 स्टेज उन्होंने बताया। तो आइए हम लोग सबसे पहले 3 लेवल की बात करते हैं, कौन कौन है। तो पहला जो लेवल है वह कौन होता है? पूर्व परंपरागत अवस्था ना, स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, यानी परंपरा से पहले, यानी बच्चे समाज में, समाज की जो परंपरा है उसको जानने से पहले। ये जनरली इसको कहा जाता है 4 से या 3 से 10 या कहीं कहीं लिखा रहता है 4 से 10, यही ना होता है। दूसरा जो उन्होंने स्तर बताया वो था परंपरागत स्तर, यानी परंपरा माने जो परंपरा चली आ रही है 10 से 13 ना, ये है आपका 10 से 13 वर्ष। और तीसरा जो लेवल उन्होंने दिया, पश्चिम या उत्तर परंपरागत स्तर, जो कि लगभग 13 वर्ष से ऊपर, यानी 13 प्लस। थोड़ा समझिए, पूर्व परंपरागत स्तर है मतलब आपका जो रीति रिवाज परंपरा है उससे पहले। अभी बच्चा जो है, अभी परंपरा रीति रिवाज सबको कुछ जानता नहीं है। दूसरा आता है परंपरागत स्तर, जो परंपरा बनी है उसी के अनुसार बच्चा चलेगा ना। और पश्चिम या उत्तर परंपरागत स्तर में क्या होगा? बच्चा उस परंपरा रीति रिवाज को तोड़कर वह खुद को, उसे जो अच्छा लगेगा वही करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब जो 6 जो दिए इन्होंने अवस्था, एक बात जानते हैं, इसी को हम लोग पूर्व नैतिक स्तर भी कहते हैं, नैतिक स्तर भी कहते हैं, और उत्तर नैतिक स्तर भी कहा जाता है। तो इस स्तर की कितने 2 अवस्थाएं हैं। इस स्तर की पूर्व परंपरागत स्तर या नैतिक स्तर जो है, पूर्व नैतिक स्तर, उसमें कितने अवस्था है? 2। पहला आता है आज्ञा एवं दंड उन्मुखीकरण या उसकी अवस्था। इसमें बच्चा जो होता है
किसी भी आज्ञा को इसीलिए मानता है क्योंकि उसे डर होता है दंड की। यानी बच्चा डर से आज्ञा का पालन करता है। माँ या पिता कोई का उसको लाने के लिए कहते हैं कोई चीज, अगर नहीं लाता तो वह कहते हैं कि पीटना शुरू कर देंगे, तो बच्चा क्या करता है? डर से करता है, क्योंकि अभी उसको परंपरागत स्तर का ज्ञान नहीं है। दूसरा, ये होती है अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था मतलब ईगो सेंट्रिक होता है। बच्चा क्या करता है? इसमें खुद को ज्यादा वैल्यू करता है। अहंकार की अवस्था में क्या होता है? बच्चा किसको ज्यादा वैल्यू करेगा? खुद को ज्यादा वैल्यू करता है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। उसके बाद दूसरा जो है परंपरागत स्तर, इसमें क्या करेगा बच्चा? तो इसमें भी दो अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। तो जानते हैं सबसे पहले कि उसकी दो अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। ये सब कौन चीज है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत चल रहा है। तो इसमें आते हैं, इसी का एक और नाम है, इसका ही अहंकार को ही बोलते हैं साधनात्मक सापेक्षता। साधनात्मक सापेक्षता या तथा उन्मुखता। मतलब समझते? बच्चा को जो चीज पसंद है, अगर वो उसे पाना चाहता तो किसी हालत में पाएगा, चाहे झूठ बोल के चाहे सच बोल के। यानी आप उसके साथ जैसा व्यवहार का टिट फॉर टैट की भी अवस्था है। जैसा का तैसा, यही ना अवस्था होती है। जैसा का जैसे का तैसा। बच्चों के साथ आप जैसा व्यवहार कीजिएगा, आपके साथ भी क्या करेगा? वैसा ही व्यवहार करेगा। जैसे अगर किसी बच्चे का दूसरे बच्चे ने कॉपी का पेज फाड़ दिया, तो वह भी उसके कॉपी के पेज को क्या कर देगा? फाड़ देगा। अगर आपने किसी का पेंसिल तोड़ा, तो आपको भी पेंसिल को क्या कर देगा? तोड़ देगा। और दूसरा जो है परंपरागत स्तर, जिसको हम रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कहते हैं, इसी का नाम है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। मतलब समझते हैं? ये है पूरी तरीके परंपरा पर आधारित है। जो समाज का नियम है ना, बिल्कुल वैसा ही करेगा। समझ गए? अगर समाज का नियम है कि किसी को आपने तंग किया है और उसको दो चार झपट मारने का, तो बच्चा मारेगा। समझ रहे हैं? यानी ये पूरा किस पर चलेगा? समाज के नियम पर चलेगा। एक को कदम इधर उधर नहीं चलेगा। इसकी दो अवस्था है। पहला है अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, यानी गुड बॉय, नाइस गर्ल। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय, नाइस गर्ल। यानी इसमें लड़का हो या लड़की, वही काम करेगा जिससे समाज में उसकी प्रशंसा मिले, प्रतिष्ठा मिले और लोगों के नजर में अच्छा बना रहे। नहीं। और दूसरा जो है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें क्या होगा? तो बच्चे जो है कानून और व्यवस्था को बिल्कुल बना कर रखेगा, तोड़ेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल ये क्या होता है? कानून और व्यवस्था को बना कर रखता है। यानी इसमें बच्चा कानून और समाज व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। कहने का कि अगर रेड लाइट बढ़ रहा है तो नियम है कि इसको पार नहीं करना।
तो यह भी पार नहीं नहीं करेगा। मतलब ये पूरी तरीके से कानून और व्यवस्था को क्या करता है, बनाए रखता है। बनाए रखता है। और अगली जो आती है पश्च या उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें इसमें भी दो अवस्थाएं आती है। ये उत्तर क्या है, पश्च परंपरागत का मतलब है परंपरा से बाहर ना। इसको ना ये जो है अच्छा लड़की अच्छा लड़का, इसको प्रशंसा की अवस्था भी कहा जाता है ना। प्रशंसा की अवस्था, कोई भी बच्चा कोई काम इसीलिए करता है, उसको प्रशंसा वही काम करेगा जो उसको क्या मिले, प्रशंसा। प्रशंसा मिले। और अगला जो है उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें क्या करेगा बच्चा, समाज के साथ संबंध तो बनाएगा, लेकिन अगर उसे यह लगता है, क्या लगता है पता है, क्या गलत? अगर उसको लगता है कि ये जो कानून है इससे किसी को नुकसान हो रहा है या समाज के हित के लिए नहीं है, तो उसको क्या कर देगा, वो नहीं मानेगा, उस बात को नहीं मानेगा। जैसे समय समय पर आप देखते हैं जो नियम बना हुआ है और उससे नुकसान हो रहा है तो नया नियम बनाया जाता है। यानी आप देखो इसमें क्या था, कानून व्यवस्था जैसा नियम एकदम वैसी ही, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें क्या करेगा, अगर उसको लगता है कि इससे नुकसान है तो वह क्या करेगा, नया नियम चलाएगा। नहीं समझे? मान लो कि अगर इस अवस्था में जब आ जाइएगा 13+ में, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको ड्रेस लगाने का मन है और आपका समाज कहता है कि ऐसा मत पहनो, तो तुम क्या करते हो, वो अपने अनुसार। तो हम कहते हैं कि इससे नुकसान है, तो वह अपने ढंग से करता है कि नहीं करता है, तो समाज के साथ संबंध। और इसमें सार्वभौमिक यानी एक बात कहते हैं कि कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे, लेकिन नियम बदलना पड़े तो वह बदल भी देगा। ठीक है। और ये जो है, लेकिन ये तो व्यक्तिगत तौर पे न कर रहा है। अब ये जो है सार्वभौमिक संबंध, सार्वभौमिक संबंध जो होता है ना, छठा, हम 1 2 कर रहे हैं, आप एक ऐसे बना लीजिए डायरेक्ट ना, यही ना होगा, ये चौथा होगा, ये 5वां होगा, ये लास्ट होगा। देखिए सार्वभौमिक संबंध जो है ना, यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते, रेयर लोग। इसमें व्यक्तिगत तौर पे ना तुम नियम बदल देते थे, लेकिन अक्सर तुम ऐसा काम करते थे जिससे समाज से आपका रिश्ता न टूटे, लेकिन अगर नुकसान होता था व्यक्तिगत तौर पर तो नियम भी बदल देते थे। लेकिन सार्वभौमिक संबंध में क्या होता है कि इसमें बड़े समुदाय को, जैसे पूरा हिंदू, पूरा मुस्लिम, पूरा भारत, चाहे पूरा ना एशिया, इस पूरे स्तर का ध्यान रखता है। अगर इसके कारण कोई नुकसान हो रहा है किसी को, समुदाय को, तो वो क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। जैसे महात्मा गांधी, जब अंग्रेज अपने यहाँ पे आकर और क्या कर रहा था, हम लोगों को तंग कर रहा था, तो गांधी जी ने क्या किया, जो गोरे और काले का अंतर था उसको मिटाने का प्रयास किया। तो क्या उन्होंने किसके लिए काम किया, एक समुदाय के लिए। क्या उनको ज्यादा फायदा था, न भी करते तो उनका तो जीवन मस्त था, उनका तो अंग्रेज भी दोस्त था, उनको कुछ नुकसान होने वाला था क्या। लेकिन उन्होंने किसके बारे में सोचा, पूरे समुदाय के बारे में सोचा। तो ये जो आदमी होते हैं ना, यह व्यक्तिगत तौर से उठकर पूरे समुदाय, पूरे समाज की बात करता है, पूरे मानव जाति के कल्याण की बात करता है। और यहाँ तक बहुत कम रेयर आदमी, महात्मा गांधी नहीं के जैसे लोग ही यहाँ पहुंच पाते, सरदार भगत सिंह ना, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, ये लोग हैं जो पहुंच पाते हैं, सभी लोगों की बस की बात नहीं। तो ये जो अवस्था है सार्वभौमिक संबंध का, ये कुछ ही लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं, सभी लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इस चीज को भी अपने दिमाग में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और तभी जाके आप
अच्छे इसको एक और बात कहते जानते हो, इसको विवेक की अवस्था भी कहा जाता है। विवेक की अवस्था मतलब समझते हैं? विवेक की अवस्था बोले तो कंसाइंस, समझ की अवस्था कहिए इसको। और इसको हम लोग कह सकते सामाजिक समझौते की, सामाजिक समझौते की अवस्था। ये समाज के साथ क्या करता है? समझौता करता है। लेकिन अगर नियम बदलने की जरूरत पड़े तो व्यक्तिगत तौर पे नियम को भी क्या कर देता है? बदल देता है। अच्छा, पश उत्तर परंपरागत स्तर में क्या बच्चा पूरी तरीके से दूसरे के कंट्रोल में रहेगा? क्या समाज के हर बात को मानेगा? नहीं मानेगा, नहीं। लेकिन दूसरा जो है स्तर, उसमें बिल्कुल समाज को मांगने का। अब पहला जो उसमें क्या है, डर से करेगा कोई काम। तो तीन ऐसे याद कीजिएगा। पहला स्तर में बच्चा में परंपरा का ज्ञान नहीं होता, नियम कानून का पालन करता नहीं है, और करता भी तो इसीलिए करता है क्योंकि उसको दंड की क्या होती है। और दूसरा जो साधनात्मक सापेक्षता का उन्मुखता, यानी उसी में जो है दूसरा अवस्था पहला का स्तर का, उसमें क्या होता है, जैसे का तैसा। तुम हमें एक ईंटा मारी, हम तोरा फाड़ दो कपार। तू मेरे घर पर आकर बोली, हम भी तोरा घर पर चढ़ कर बोलो। दूसरा परंपरागत में पूरा अच्छा लड़की अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इसमें हर कोई प्रशंसा के लिए जीता है, कानून व्यवस्था को मानेगा। और तीसरा में समाज के साथ संबंध, सामाजिक समझौते की अवस्था है, सार्वभौमिक संबंध है, विवेक की अवस्था, अपने अनुसार वो काम करेगा, अपने विवेक के अनुसार। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे का नैतिक विकास जो हुआ 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में पूरा होता है ना। यानी ध्यान रखिएगा, चूंकि कोहल वर्ग किसकी बात करते हैं? नैतिक विकास की। तो कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे का नैतिक विकास जो होता है, नैतिक विकास समझ में आ रहा है ना? यानी समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलना, रीति रिवाज परंपरा के अनुसार, और उचित और अनुचित रूप से व्यवहार को अपने आप को दिखाना ही क्या कहलाता है? नैतिक विकास। तो कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वह कितने? 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में होता है। 6 अवस्थाओं में होता है। अब आइए पहले देखते हैं पहला स्तर को। पहला जो स्तर है जिसको आप क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर, जिसको प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। ये है क्या आखिर? यह जो होता है कितने से कितने दिन तक होगा बताइए तो? पूर्व नैतिक स्तर 4 से 10। 4 से 10, या जन्म से भी 10 बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या होता है, यानी यह जो अवस्था है यह नैतिक नियमों, बाबू नैतिक नियमों समझ लीजिए है क्या, यही मेन है आपका। नैतिक नियम माने सामाजिक नियम कानून के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या है। तो यह नैतिक नियमों के ज्ञान से पहले की अवस्था है कि बाद की अवस्था है? पहले की। आपको अभी नैतिकता का ज्ञान है क्या? नहीं। पहले की स्थिति है। और अच्छा बताइए, जब पूर्व परंपरागत में आप रहिएगा तो आपको जो अभिप्रेरणा मिलेगा, अभिप्रेरणा माने किसी कार्य को करने की जिज्ञासा, वो बाहर से मिलेगा कि अंदर से मिलेगा? बाहर से मिलेगा, बाहर से मिलेगा। हाँ। अब बाहर से कौन देगा? माता या पिता की बात? इसमें बच्चा किसकी बात मानेगा? माता के चाहे पिता। तो ये बाह्य की आंतरिक है? बाह्य। अच्छा, नियंत्रण किसका रहेगा? आंतरिक की बाह्य? कौन एकरा कंट्रोल करेगा?
आंतरिक। जैसे एकरा नियंत्रण कौन करेगा, कौन कहेगा वैसे करेगा ये, बाहर वाला के अंदर मन बाय ना। हाँ। तो देखो अभी प्रेरणा भी मिला बाह्य से और नियंत्रण भी कहाँ से मिला, बाहर। अब नियंत्रण बाह्य से कैसे मिला, तो इसमें बच्चा अपने माता या पिता की बात मानते हैं, इसी का ना मानेगा कि सबके थोड़ी मानेगा, माता की या पिता की बात को मानता है ना। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब इसका दो अवस्था होगा, अवस्था इसका कितना होगा, अवस्था कितना होगा बच्चे, 6। तो पहला इसका अवस्था यानी पूर्व परंपरागत में 2 गो, परंपरागत में 2 और पश्च परंपरागत में 2, यानी टोटल 6 अवस्था होगा। जिसमें पहला की अगर हम बात करें, इसको ऐसा करते हैं हम ए लिख देते हैं क्या, ताकि आपको आसान होगा। ये है पहला, तो पहला कौन हो जाएगा, दंड और आज्ञाकारी। दंड और आज्ञाकारी उन्मुक्ता ना, दंड और आज्ञाकारी उन्मुक्ता कहिए, अभिमुखता कहिए। इसमें क्या होगा, बच्चा जो है दंड से बचने, इसमें क्या करेगा कि बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। यानी माँ कहती कि जाओ बाजार, तो इसलिए बाजार जाता है क्योंकि अगर नहीं जाएगा तो माँ उसकी पीटना शुरू करेगी, नहीं। तो यही नैतिकता है इसका नैतिकता क्या करता है कि डर से, दंड से बचने के लिए आप आज्ञा का क्या करते हैं, पालन करते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। दूसरा जो इसका है अवस्था, वो है साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता, यही है ना। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि तुम दुकान जाओ तो तुम्हें 2 रुपए दे दूंगा, तुम उस बर्तन को उठा के लाओ तो 1 चॉकलेट दूंगा। यानी यह साधनात्मक सापेक्ष है, शर्त पर आधारित है। यानी यदि काम के बदले कुछ लाभ प्राप्त होता है, यदि काम के बदले कुछ लाभ प्राप्त होता है, कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो कार्य कैसा समझा जाएगा, तो कार्य नैतिक। अच्छा, इस तरीके से समझौता का है कि नहीं अवस्था। बच्चा क्या करता है, समझौता करता है ना, किसके साथ, अपने समाज के साथ। यानी जब ये मिलेगा तब वो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कीजिए। आइए दूसरा देखते हैं, परंपरागत या नैतिक स्तर। परंपरागत या रूढ़िगत स्तर, परागत, रूढ़िगत या नैतिक स्तर। यह है आपका 10 से 13 दूसरा, यानी बी लिख देते हैं। 10 से 13 वर्ष की ये स्तर है। ये क्या है समझिए, इसमें बच्चा नियमों की बात करता है, इसमें बच्चा नियमों की बात करता है। मतलब समझते हैं, जो नियम बना है जो उसी के अनुसार कार्य नियम बना है उसी के न कम न ज्यादा, उस पे चलेगा, उसी पे चलेगा। अगर सड़क पर बाएं चलना है तो बाएं ही चलेगा, दायां नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें बोलिए तो नियम से है ना, अभी प्रेरणा कहाँ से मिलेगा, इसको अंदर से मिलेगा। अभी प्रेरणा कहाँ से करेला प्रेरित रहेगा, अंदर से।
लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? बाह्य बाह्य नियम कानून कर रहा है, हाँ बाह्य करता है। और इसमें भी दो क्या आएगी? अवस्था आएगी ना। इसमें अब तो 3 नंबर आएगा, इसका पहला, लेकिन 3 नंबर पर आएगा। कौन आएगा? अच्छा लड़की अच्छा लड़का अच्छा लड़का अच्छा लड़का अच्छी लड़की अच्छी लड़की या प्रशंसा की अवस्था ना, या यही है आपकी प्रशंसा की अवस्था। सिंपल सी बात है। यह बच्चों की नैतिकता बड़ों के आशाओं के अनुरूप करने की होती है। जैसा बड़ा ना कि आशा होता है वैसा ही करता है। इससे क्या होता है कि दूसरों के नजर में यह अच्छा बना रहे, और जो दूसरों को प्रसन्न करे ना। तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था है। यानी ध्यान रखिएगा कि बच्चों की नैतिकता बड़ों की आशाओं के अनुरूप कार्य करने की होती है। व्यवहार वह अच्छा है जो क्या करे? दूसरे को प्रसन्न करे। दूसरे को क्या करे? प्रसन्न करे। यानी कोई भी कार्य इसलिए करता है ताकि उसको प्रशंसा मिले, दूसरों के नजरों में गिरे, नहीं अच्छा बन के रहे ना। और चौथा जो है अवस्था, कानून और व्यवस्था। यानी आपको हर हाल में कानून का पालन करना पड़ेगा, चाहे सही हो या गलत हो। जो कानून है कानून है। यानी समाज के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो या कुछ भी हो। नकल नहीं करेगा, यानी चोरी नहीं करेगा। बच्चा चाहे फेल हो जाए, बच्चा चाहे फेल हो जाए। यानी कानून का पालन करना ही पड़ेगा, चाहे कोई हालात क्यों ना हो। नहीं, यानी किसी की अगर जान भी जा रही है और नियम अगर कहता है कि उसको बचाना नहीं है, तो नहीं बचाएगा बच्चा। मतलब बिल्कुल ये किसके अनुसार चलेगा? कानून के अनुसार, चाहे जो भी हालात हो। ये चौथा है। क्या जाने का मन नहीं। देखते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। ये है तीसरा स्तर, उत्तर या पश्च परंपरागत स्तर। यानी यह होता है 13 वर्ष से अधिक, 13 से 18 नहीं 13 से अधिक कर दो। ऐसे जनरली कितना 20 साल तक का ना किया। वो हर वर्ग जो था वो बच्चा को जो लिया था कितना, कहीं 16 देता है, कहीं 20 तक देता है, नहीं कहीं कहीं 16 वर्ष तक ही देता है।
कोहलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत में क्या दिया था, कुछ थोड़ी किया था, वो बच्चा को ना रखा था बहुत सारे यूरोप के स्कूल के बच्चा को, और कितना दिन तक, यानी 20 साल तक के बच्चा उसमें शामिल थे, लड़का शामिल था, और उसको ना विभिन्न प्रकार की स्थिति रखा जाता था, कहानी रखा जाता था, और उसके अंदर दुविधा और तर्कना उत्पन्न किया जाता था, और बच्चे से राय लेता था ना, यही ना होता था। तो बच्चा अपना अपना राय देता था, उसी के आधार पर नैतिक विकास का सिद्धांत दिए। अब ये जो है नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये तो परंपरा के आगे की बात है, नियम कानून के आगे की बात है कि ना। ये जो है, या क्या इसमें बच्चा पूरी तरीके से नियम कानून को मानेगा? बोलिए। नहीं। नियम एवं कानून से आगे की बात करेगा, ये मानवता की बात करेगा, ये पूरा समूह के कल्याण की बात करेगा, अपना केवल नहीं देखेगा। यहाँ पे अगर हम फैक्ट्री लगाते हैं तो ये पहले क्या देखेगा, अपना फायदा नहीं देखेगा, पहले देखा कि पूरे समाज को, समुदाय को, देश को इससे कितना नुकसान होता है, नहीं, और वह काम करेगा जो समुदाय को हानि नहीं पहुंचाए, उसको कष्ट न दे। तो तुम ही बताओ, इसमें जो है अभिप्रेरणा कहां से आएगी, इच्छा जो काम करने की आएगी कहां से आएगी, आंतरिक आएगी कि बाहरी आएगी? आंतरिक आएगी कि नहीं? और इसका नियंत्रण भी कौन करेगा? आंतरिक करेगा, क्योंकि इसमें नियम कानून से आगे है, तो नियंत्रण भी अंदर से ही ना होगा। अब इसका पांचवा हम लोग बात करते हैं, कौन चीज का? अवस्था का। पांचवा अवस्था समाज के साथ संबंध। समाज के साथ संबंध, समाज के साथ संबंध नहीं, ठीक है, सामाजिक संपर्क अभिमुखता भी कहते हैं, सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता इसी को कहा जाता है। समाज के साथ ये क्या करता है? समझौता। यदि अधिक लोगों की राय हो तो नियम को बदला भी जा सकता है, समझ रहे हैं? अर्थात बच्चे नैतिक निर्णय बहुमत के साथ होता है, ठीक है। यूपी या बिहार क्यों बदनाम है? क्योंकि ज्यादातर लोगों की राय है कि वहां पे चोरी होती है, नकल होती है, ज्यादातर लोग ना राय दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, यदि अधिक लोगों की राय हो तो, यदि अधिक लोगों की राय हो तो नियम को बदला भी जा सकता है, नहीं। अर्थात बच्चे के नैतिक निर्णय किसके साथ होता है, यानी कह सकते हैं, अर्थात बच्चे का निर्णय किसके साथ होगा? बहुमत के साथ होता है, बहुमत के साथ होता है, नहीं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि गांव में पूजा के समय क्या बलि देना चाहिए, तो अधिकतर का अगर राय होता है कि नहीं देना चाहिए तो बंद करवा देगा, अगर राय नहीं है बहुमत का तो चलते रहेगा, यही है ना। यानी बच्चा जनरली, आप याद रखिएगा कि ये समाज के साथ क्या करता है, वो समझौता। ये पहले से बनी हुई नियम कानून अगर उसको लगता है कि इससे दूसरे को नुकसान हो रहा है तो उसमें बदलाव भी करेगा। और जो लास्ट अवस्था है, सार्वभौमिक संबंध या विवेक की अवस्था। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता
या विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था। विवेक का मतलब होता है अपनी समझ, अपनी समझ। विवेक की अवस्था यानी यह जो अवस्था, इसमें बहुत कम रेयर लोग आते हैं, 9 के बराबर। यह एक ऐसी अवस्था है जो क्या होता है, बच्चे का नैतिक निर्णय जो इसमें होता है, नैतिक माने सही गलत का, नैतिक निर्णय जो होता है उसकी अंतरात्मा पर आधारित होती है, और निर्णय जो होता है सार्वभौमिक माने समझते हैं, सार्वभौमिक माने पूरा, संपूर्ण, सब पर, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर आधारित। सार्वभौमिक माने पूरा विश्व की बात करेगा, यानी सबके भलाई की बात करेगा, न इसको देश, न जाति, न समाज, न परिवार को देखेगा। किसको देखेगा? ये पूरा सबको लेकर चलेगा, नहीं, ये सबकी बात करेगा। यानी इसमें आते हैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, नहीं, स्वामी विवेकानंद, यानी बहुत बड़ा कार्य है जिसके लिए वो अपना परिवार, समाज, सबको छोड़कर पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। ये रेयर लोग होते हैं, यहाँ तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना, इनके विचार जो थे उनका काफी आलोचना किया गया। सबसे पहले कि कोहलबर्ग ने जो नैतिक उत्तर दिए वह किस पर आधारित था? लड़कों पर आधारित था। उनके पास जो भी प्रेक्षण के लिए या अध्ययन के लिए मौजूद थे वो सारे लड़के ही थे, लड़की नहीं थी। तो लड़कियों की जो नैतिकता होती है लड़कों की नैतिकता से काफी अलग होती है, तो इसके कारण इसकी काफी आलोचना की है। दूसरी बात, चूंकि कोहलबर्ग ने सिर्फ पश्चिमी संस्कृति के आधार पर दिया नैतिक विकास का सिद्धांत, जबकि भारतीय संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति जो है पश्चिमी संस्कृति से क्या है, काफी अलग है। तो दो चीज, इन्होंने केवल और केवल लड़कों पर यह प्रेक्षण किया था और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला, इसलिए आलोचना। और दूसरा जो था कि यह जो यूरोपीय यानी पश्चिमी संस्कृति के आधार पर किया था, वहीं के बच्चे थे जो कि भारत और यूरोपीय संस्कृति से काफी अलग है, जिसके लिए काफी आलोचना को झेलना पड़े। एजुकेशनल इंप्लीकेशन, शैक्षणिक अनुप्रयोग की अगर बात करें तो शिक्षा में आप कैसे इसको प्रयोग कर सकते हैं? तो हम बच्चों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि आप कोई भी काम डर से ना करें, जो अच्छा है वह करें, जो नियम कहता है वह करें, और जब नियम में आपको खराबी लगता है तो आप उसमें सुधार भी करें। यानी बच्चे के अंदर एक सृजनात्मक सोच उत्पन्न करेंगे, आसपास के वातावरण के बातों को उसके सामने पेश करेंगे, नहीं, और बताएंगे कि नैतिकता जो होती है यह किसी लिंग पर आधारित नहीं होती है और ये जन्म के बाद उत्पन्न होती है, नहीं। तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।